एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और हम सीरीज कर रहे थे जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के टॉपिक वाइज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। साथ ही साथ हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एक टॉपिक में कवर करनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें हम इस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो क्लासेस की हैं, एक अलाउंसेस और एक CCS लीव रूल्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा CCS CCA रूल्स के बारे में। तो इसी के बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिसने पहले वाले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो भी पिछले सालों में पूछे गए पर्सन है PYP हैं, वो आपको आइडिया लग जाता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक से आपको किस किस रूल नंबर को याद रखना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपको आज की इस क्लास में सीखने को मिल जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है CCS CCA रूल्स। हालांकि CCS CCA रूल्स के लिए आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। तो आप स्टडी पोर्टल CCS CCA रूल्स लिखेंगे या स्टडी पोर्टल प्रिंसिपल लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हमने टॉपिक को भी डिस्कस किया है। आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चाहे UPSC हो, KVS हो, EMRS हो या फिर NVS हो, इन चारों एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, और साथ ही आप हमें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल एग्जाम की, चाहे वो ओपन हो या LDC हो, कोई भी एग्जाम हो, NVS हो, KVS हो, UPSC हो या फिर EMRS हो, सभी सेंट्रल लेवल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका नाम, स्पेस देके आपकी सिटी, स्पेस देके आपका एग्जाम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अंजू तो आप अंजू लिखेंगे, सिटी है दिल्ली तो आप दिल्ली लिखेंगे, एग्जाम फॉर एग्जाम्पल UPSC प्रिंसिपल है तो आप UPSC प्रिंसिपल लिखेंगे और इसे आप शेयर कर देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8447410108। इस नंबर को सेव जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट के थ्रू वो आते रहे। आप हमारे साथ हमारी फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे साथ हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारी क्लासेस है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने दो क्लासेस की हैं। सबसे पहले हमने किया था अलाउंसेस और एक हमने किया था CCS लीव रूल्स। जो आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप UKPSC प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने सीरीज शुरू की है। 2 यूनिट अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 8 एंड यूनिट 7। उसको भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल चाहते हैं, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करे और उसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे नोट्स हैं जो कि NVS, KVS, UPSC या फिर EMRS इन सब के लिए अवेलेबल है। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमें नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही UKPSC के प्रिंसिपल के लिए भी नोट्स अवेलेबल है। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर को। अगर आप हमारे लाइव बैच के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच हमारा 5 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। हार्ड कॉपी नोट्स आपको मिलेंगे और इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी। डिटेल में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो KVS से लिया गया है। KVS 2022 के LDC एग्जाम में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द विजिलेंस मैनुअल फॉर इशू ऑफ चार्जशीट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ CVS एडवाइस। CVC एडवाइस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम लिमिट से क्वेश्चन है कि क्या टाइम लिमिट रहेगी अगर कोई भी विजिलेंस एंगल का मामला है और इस केस में हमें चार्जशीट इशू करनी है, तो CVC एडवाइस के लिए क्या टाइमलाइन रहती है। ऑप्शन A 1 मंथ, ऑप्शन B 45 डेज, ऑप्शन C 2 मंथ्स या फिर ऑप्शन D 3 मंथ्स। विच इज द करेक्ट ऑप्शन। टाइम लिमिट पूछी गई है CVC एडवाइस के बारे में, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन A, B, C और D विच इज करेक्ट। आप अपने आंसर्स चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑप्शन A, B, C और D विच इज करेक्ट। Which option is correct here?
A, B, C और D। तो जब हमने टाइमलाइंस किया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, टाइमलाइंस के बारे में, और हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा था, राइट। तो जहाँ पर भी हमारा वर्ड आ जाता है एडवाइस, चाहे वो CBC एडवाइस हो या UPSC एडवाइस हो, तो जहाँ पर भी एडवाइस वर्ड होता है हमारा आंसर क्या होता है, 1 मंथ होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी द 30 डेज, यानी कि 1 मंथ का टाइम लिमिट है। अगर आप CBC से एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ के अंदर CBC को अपडेट करना होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा KVS 2022 के LDC एग्जाम से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एन एम्प्लॉय मे बी सस्पेंडेड, एम्प्लॉय को कब हम सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं, कब हम सस्पेंड कर सकते हैं। वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम आर कंटेम्पलेटेड। Second, where a case against him for a criminal offence is under investigation. और थर्ड, where a disciplinary proceeding against him are pending। ये आपको बताना है। और जिन्होंने AMRS के एग्जाम दिया था उन्होंने देखा होगा सेम क्वेश्चन जो है AMRS में भी पूछा गया था। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दे रहे हैं तो हम कब दे सकते हैं। पहला केस जहां पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उसके खिलाफ कंटेम्पलेटेड है। सेकंड जो है कोई क्रिमिनल ऑफेंस है उसके खिलाफ, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। थर्ड है जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उसके खिलाफ पेंडिंग है। तो किस केस में हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, सेकेंड कहता है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, थर्ड ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड ओनली, एंड फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So which statement is correct? You can comment your answer in the chat section. Which is correct? So सस्पेंशन के बारे में है। सस्पेंशन के बारे में हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेटेड है, या फिर किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगती है, या फिर जो हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ वो पेंडिंग है, तो हम किसी भी एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा CCA के रूल नंबर 10 से ही लिया गया है, जो है हमारा सस्पेंशन के बारे में। तो ये भी सस्पेंशन के बारे में ही क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन एन एम्प्लॉय कैन, जब कोई एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर होता है तो वो क्या कर सकता है। ऑप्शन ए, बी गिवन हाउस बिल्डिंग अलाउंस, हम उसको HBA हाउस बिल्डिंग अलाउंस दे सकते हैं। सेकंड, फंक्शन एज ए डिफेंस असिस्टेंट, वो डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकता है। थर्ड, नोट रिटेन लीन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। KVS 2022 LDC से ही ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। एम्प्लॉय जब हमारा सस्पेंशन पर है तो क्या होता है। फर्स्ट है उसको हम हाउस बिल्डिंग अलाउंस देंगे। सेकेंड, वो एज ए डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकता है। थर्ड जो है वो नीड अपनी रिटेन नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड है हमारा सेकेंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ है हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। विच ऑप्शंस आर करेक्ट, आपको ये बताना है। सो ट्रूथ पूछा गया है तो सस्पेंशन के दौरान क्या हम एम्प्लॉय को HBA दे सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम HBA दे सकते हैं, बट विद द परमानेंट एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के साथ हम HBA दे सकते हैं, तो HBA दिया जा सकता है। सेकेंड, फंक्शन एज ए DA, क्या एम्प्लॉय हमारा DA के तौर पर काम कर सकता है। यस, जब एम्प्लॉय खुद सस्पेंशन ऑर्डर पर है तो किसी और सस्पेंडेड एम्प्लॉय के लिए वो डिफेंस असिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है, वो DA परफॉर्म कर सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। एंड थर्ड इज नोट रिटेन लीन, उसकी लीन नहीं रहती है, ये गलत है। तो पर जब एम्प्लॉय हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है और वो अपना उसको सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया है, तो जैसे ही एम्प्लॉय का सस्पेंशन ऑर्डर खत्म होता है वो अपनी लीन को रिटेन करता है, लीन बनाए रखता है। जिस भी पोस्ट से वो गया है सस्पेंशन पर, उसके बाद उसको सेम पोस्ट मिलती है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा किस में है, ऑप्शन फर्स्ट में है, इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा KVS 2022 LDC से ही लिया गया है। Within how many days the charge officer should submit list of additional document? Is this time period extendable? कितने दिनों के अंदर जो चार्ज ऑफिसर है उसको जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो कितने दिन के अंदर सबमिट कर देने चाहिए, और अगर कर देने चाहिए तो जो टाइम लिमिट है क्या हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल है या नहीं। तो पहला ऑप्शन है 5 डेज, यस एक्सटेंडेबल है। सेकेंड है 10 डेज है, एक्सटेंडेबल है। थर्ड है 15 डेज लेकिन एक्सटेंडेबल नहीं है, और फोर्थ कहता है 15 डेज बट एक्सटेंडेबल है।
विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? कितने दिन के अंदर चार्ज ऑफिसर को लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो एलडीसी में भी पूछा गया है और केवीएस में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है? 10 डेज का टाइम होता है लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, तो हाँ ये एक्सटेंडेबल है, 10 डेज मोर के लिए हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा केवीएस 2022 एलडीसी से लिया गया है। Within how many days a charge official shall be required to submit representation on inquiry report to the disciplinary authority? कितने दिनों के अंदर जो है चार्ज ऑफिशियल को अपना रिटर्न सबमिट करना होता है, अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना होता है इंक्वायरी रिपोर्ट पर। तो जब भी कोई इंक्वायरी होती है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करती है, या तो इंक्वायरी खुद करेगी या फिर किसी इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट करती है। इंक्वायरी अथॉरिटी पूरी इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी रिपोर्ट बनाती है और उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास सेंड करती है, साथ ही साथ ये जाती है चार्ज ऑफिसर के पास। तो ये जो चार्ज ऑफिशियल है कितने दिनों के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, इसके बारे में है। अगेन जब हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था तो हमने क्या चीजें डिस्कस की है, शॉर्ट ट्रिक्स में टाइमलाइंस की अगर हम बात करें तो जहां पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन वर्ड होता है वहां पर हमारा 15 डेज होता है। तो ये एम्प्लॉय इंक्वायरी रिपोर्ट पर अपने रिप्रेजेंटेशन देगा तो 15 डेज के अंदर दे सकता है। तो ना 5 है, ना 7 है, ना 10, राइट ऑप्शन है हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, उसके बारे में देखेंगे वन बाय वन। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू पेमेंट ड्यूरिंग द सस्पेंशन और द डीम्ड सस्पेंशन। जब एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पीरियड पर है तो आप उसको जो सैलरी देते हो, जो सैलरी के तौर पर उसको आप सब्सिस्टेंस अलाउंस देते हो, उसके बारे में क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन हमारा रूल नंबर 10 से है, सस्पेंशन से। तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या कहती है हमारी स्टेटमेंट? सबसे पहला है फॉर फर्स्ट 3 months ऑफ सस्पेंशन ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सैलरी फॉर हाफ पे लीव एंड इन एडिशन डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ सच पे। तो पहले 3 महीने में जब एम्प्लॉय सस्पेंशन पर है, पहले 3 महीने में जो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है वो कितनी दी जाएगी? हाफ पे लीव की। जितनी एम्प्लॉय एचपीएल पे लेता है यानी कि 50% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए जो है वो एम्प्लॉय को यहाँ पर मिलेगा। इन एडिशन डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ सच पे, तो बेसिक पे प्लस डी उसको मिलता है पहले 3 महीने में। तो फर्स्ट 3 months में जो उसको सैलरी मिलती है वो ये मिलती है, ये स्टेटमेंट हमारा कहता है। सेकेंड, फॉर द पीरियड आफ्टर 3 months द सब्सिस्टेंस अलाउंस मे बी रिड्यूस्ड बाय अप टू 50%, दैट इज 25% ऑफ द पे इफ द डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि 3 महीने के बाद जब हम रिव्यू करते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस को, अगर हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय की वजह से डिले हो रहा है इंक्वायरी में, तो हम एम्प्लॉय की सैलरी को 50% कम कर सकते हैं, यानी कि तब हम उसको 25% देंगे। थर्ड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कंपनसेटरी अलाउंस बेस्ड ऑन द पे एज ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन। एम्प्लॉय को कंपनसेटरी अलाउंस भी दिए जाएंगे जो कि उसको जो सस्पेंशन के दौरान पे मिल रही है उस पर बेसिस होंगे। तो आपको इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो पहली स्टेटमेंट कहती है फॉर द फर्स्ट 3 months जो एम्प्लॉय को सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा दैट विल बी 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, जो कि उसकी एचपीएल की ही सैलरी होती है। सेकंड कहते हैं कि आफ्टर 3 months जब हम रिव्यू करेंगे, आफ्टर 3 months जब रिव्यू किया जाएगा और पाया जाएगा कि एम्प्लॉय की वजह से डिले हो रहा है, तो एम्प्लॉय की वजह से डिले के कारण हम सैलरी को 50% कम कर सकते हैं, यानी कि 25% देंगे। और थर्ड स्टेटमेंट था हमारा, एम्प्लॉय को हम कंपनसेटरी अलाउंसेस देते हैं, और कंपनसेटरी अलाउंसेस उसके किस बेसिस पर होंगे? कंपनसेटरी अलाउंस विल बी बेस्ड ऑन द सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो कि आप सैलरी जो दे रहे हो सस्पेंशन के टाइम पर। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको बताना। तीनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है। So which statement are correct? Option first A only, B second है option B only, third है A and C only और fourth है A B C. Which options are correct?
पहले 3 महीने में HPL के अकॉर्डिंग मिलती है बेसिक पे प्लस द DA। सेकंड आफ्टर 3 मंथ्स हम रिव्यू करते हैं, एम्प्लॉय की वजह से डिले है तो 50% कम कर देंगे यानी कि 25% ऑफ द सैलरी। थर्ड कंपनसेटरी अलाउंस जो हम देंगे वो सबसिस्टेंस अलाउंस के बेसिस पर देंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि 50% हम देते हैं। बिल्कुल, जब भी एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर होता है तो एम्प्लॉय को जो भी सैलरी यहाँ पर दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग इतनी ही दी जाती है। एम्प्लॉय को हम 50% सैलरी देते हैं। सेकेंड हमारा है कि 3 मंथ्स के बाद हम रिव्यू करते हैं और पाया जाता है कि एम्प्लॉय की वजह से डिले है तो ऑब्वियसली हम 25% कम करते हैं, और अगर ये पाया जाता है कि एम्प्लॉय की वजह से डिले नहीं है तो उसकी 50% सैलरी इंक्रीज कर देते हैं यानी कि 75% कर देते हैं। थर्ड हमारा है कि एम्प्लॉय को जो कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलेंगे वो सबसिस्टेंस अलाउंस के बेसिस पर मिलेंगे, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय को पे मिल रही है उसी के बेसिस पर हम देंगे। तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, A, B, C इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि यूपीएससी प्रिंसिपल 2022 में पूछा गया था, वहां से लिया गया है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनल्टी अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCA रूल्स, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा रूल नंबर 11 से है, पेनल्टी से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी पेनल्टी नहीं है CCA रूल में। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंश्योर, सेकेंड इज डिसमिस फ्रॉम सर्विस, थर्ड इज द रिमूवल फ्रॉम सर्विस और फोर्थ इज द सस्पेंशन। तो आपको बताना है कौन सी पेनल्टी नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए पेनल्टी। कौन सी पेनल्टी नहीं है, सेंश्योर, डिसमिस, रिमूवल और सस्पेंशन। यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन योर आंसर, जो भी है आपके वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेंश्योर है, सेंश्योर ऑब्वियसली हमारी पेनल्टी है, सबसे छोटी माइनर पेनल्टी है। सेकंड डिसमिसल एंड रिमूवल अगेन हमारी पेनल्टी है, ये दोनों हमारी मेजर पेनल्टी है। सस्पेंशन हमारी एक पेनल्टी नहीं है क्योंकि सस्पेंशन तब दिया जाता है जब हम किसी एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने वाले हैं। तो सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी, नॉट ए पेनल्टी पूछा गया है। सो राइट ऑप्शन इज हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following case a government servant don't retain lien on a post। किस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी लीन रिटेन नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ही इज ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, जब एम्प्लॉय हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर होगा तो लीन नहीं होगी। सेकंड, वाइल अंडर सस्पेंशन, जब एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है। थर्ड, वाइल प्रोसीडिंग ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस ऑन ए पोस्ट और सर्विस आउटसाइड हिज पोस्ट सर्विस और ए कैडर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एब्जॉर्प्शन, या फिर फोर्थ, वाइल ऑन फॉरेन सर्विस। आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट में लीन क्रिएट नहीं होती है, वो आपको याद रखना है, वो हमारे ऑप्शंस में होगा। तो अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें लीन क्रिएट नहीं होती है। फर्स्ट, एम्प्लॉय जब हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है, सेकंड सस्पेंशन पर है, थर्ड एब्जॉर्प्शन है और फोर्थ फॉरेन सर्विस। फर्स्ट हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, सेकंड हमारा जो है फोर्थ हमारा फॉरेन सर्विस था, सेकेंड हमारा जब एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है, एंड थर्ड हमारा एब्जॉर्प्शन है। सो इसमें से आपको बताना है कि कौन से में हम लीन रिटेन नहीं करते हैं, नॉट रिटेन अ लीन, ये आपको बताना है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ एंड थर्ड ओनली। किसमें लीन रिटेन नहीं होगी। सो लीन इज बेसिकली टाइटल, यूपीएससी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन है 2022 का। सो किस केस में एम्प्लॉय लीन रिटेन नहीं करता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड द थर्ड ओनली, विच इज करेक्ट। सो जो एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर रहता है, ये भी हमने डिस्कस किया कि इस पे तो एम्प्लॉय रिटेन करेगा ही करेगा, राइट। तो जहां पे करेगा ही करेगा यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि इसमें दिया गया है एम्प्लॉय जो सस्पेंशन पर होता है तो वो रिटेन करता है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन मेथड से हम करें तो हमें फोर्थ वाला ऑप्शन पता होना चाहिए। तो जब एम्प्लॉय क्या फॉरेन सर्विस पर होता है, क्या उसकी लीन बनी रहती है? यस, एम्प्लॉय जब फॉरेन सर्विस डेप्यूटेशन पर होता है तो भी वो अपनी लीन बनाए रखता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन थर्ड ओनली, जब एम्प्लॉय एब्जॉर्प्शन ऑन ए पोस्ट है तो अपनी लीन क्रिएट नहीं करता है। सो दैट इज द ऑप्शन थर्ड, फोर्थ हमारा जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। एनवीएस के अगर आप नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो इसमें आपको टोटल बुक मिलती है 5 जनरल पेपर की, उसके बाद 3 बुक आपकी होती है एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन की, एंड 3 बुक आपकी साइकोलॉजी कवर करती है, यानी कि टोटल आपका 11 बुक का सेट इसमें अवेलेबल रहता है। और अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से 3 बुक कम हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस के लिए भी नोट्स अवेलेबल है, जिसमें अगेन आपकी 5 बुक जनरल पेपर की रहेंगी। एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन की आपकी 4 बुक होंगी, क्योंकि इसमें ऑफिस प्रोसीजर ऐड हो जाता है, और 3 बुक आपकी जो साइकोलॉजी की है उसमें आपके जो भी यूनिट है 5 वो कवर की गई है, तो टोटल 12 बुक का आपका केवीएस का सेट होता है। उसके बाद अगर हम ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस में भी आपकी 5 बुक जनरल पेपर की होती है, आपकी साइकोलॉजी होती है 3 बुक्स में, और 2 बुक्स में आपकी कवर होती है आपकी साइकोलॉजी, 3 बुक्स में एडमिन एंड फाइनेंस, तो 10 बुक का आपका ईएमआरएस का सेट होता है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में भी आपकी 4, 2, 6, 5, 11 बुक होती है, 4 एडमिन एंड फाइनेंस की, 2 साइकोलॉजी और 5 जनरल पेपर। ये बुक्स आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, जो भी मीडियम आप चाहते हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और इसके साथ साथ अगर आप यूकेपीएससी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी नोट्स ऑर्डर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से, यानी कि टीचर्स डे के दिन हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा, चाहे आपका ऑफिस प्रोसीजर हो, चाहे आपका एडमिन एंड फाइनेंस हो, आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी हो, फुल सिलेबस आपका इसमें कवर रहेगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी जो कि बाइलिंगुअल होंगी। और उसके बाद इसमें आपको जो है, अगर आप 5 सितंबर से पहले ऑर्डर करते हैं तो इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी जो है वो फ्री दिए जाएंगे, अगर आप नोट्स आप जो है कोर्स हमारा परचेज कर रहे हैं। और अभी 5 सितंबर पर हमारा 1500 रुपये का कैशबैक का ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं हमारे बैच को तो आपको 1500 रुपये गूगल पे या फोन पे पर आपको कैशबैक मिल जाता है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो है हमारा एनवीएस वाइस प्रिंसिपल 2022 से लिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पर करेक्ट है। सो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ मेजर पेनल्टी इज 5, कि जो मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी हम पढ़ते हैं रूल नंबर 11 में, सो मेजर पेनल्टी हमारी टोटल अगर हम देखें तो 5 है। सेकेंड, सस्पेंशन इज वन ऑफ द माइनर पेनल्टी, सस्पेंशन हमारा एक माइनर पेनल्टी है। थर्ड, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे कैन इधर बी ए माइनर और द मेजर पेनल्टी। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय का लोअर स्टेज में उसको लेकर जाते हो, उसका स्केल ऑफ पे रिड्यूस करते हो, तो वो माइनर पेनल्टी भी हो सकती है, मेजर पेनल्टी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। विच ऑप्शंस आर करेक्ट हियर? फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, और ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मेजर पेनल्टी 5 है, तो यस मेजर पेनल्टी हमारी कितनी है, टोटल 5 है, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकेंड, सस्पेंशन एक हमारी माइनर पेनल्टी है, तो नहीं, सस्पेंशन हमारी पेनल्टी नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस रिडक्शन टू लोअर स्टेज एंड टाइम स्केल ऑफ पे ईदर कैन बी माइनर और मेजर पेनल्टी, यस ये दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट से है या फिर नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट से, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। इस वर्ड के कारण हमारी कोई भी पेनल्टी माइनर और मेजर दोनों हो सकती है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सो विच इज करेक्ट, फर्स्ट एंड द थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में, सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगेन एनयूएस वाइस प्रिंसिपल 2022 से ही लिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, अनलेस एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू फॉर ए फर्दर पीरियड एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर द फॉलोइंग पीरियड। जब तक आप किसी सस्पेंशन पीरियड को रिव्यू नहीं करते हैं तो कितने दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंशन पीरियड जो है वो रिवोक हो जाता है, वैलिड नहीं रहता है। सो व्हाट इज द मिनिमम टाइमलाइन जब तक आपका सस्पेंशन पीरियड जो है ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, अगर आप उसके बीच में मॉडिफाई नहीं करेंगे, एक्सटेंड नहीं करते, पूरा प्रोसेस अगर आप नहीं अपनाते हैं। सो व्हाट इज द टाइमलाइन? सो आपका पहला जो सस्पेंशन ऑर्डर होता है बेसिकली वो कितने दिन का होता है ये आपको बताना है। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 180 डेज, विच इज द करेक्ट ऑप्शन?
विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, जब भी हम कोई भी सस्पेंशन ऑर्डर देते हैं, फर्स्ट सस्पेंशन ऑर्डर वो हम 90 डेज के लिए देते हैं। तो जब तक अगर आपको एक्सटेंड करना है, मॉडिफाई करना है, तो इस 90 डेज के अंदर ही आपको रेस्ट ऑर्डर देना होगा अथॉरिटी को। अगर अथॉरिटी इस टाइम पर कोई ऑर्डर नहीं देती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट अगेन हमारा स्टेटमेंट्स है जिसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। A disciplinary authority competent to impose any of minor penalty may institute disciplinary proceeding for imposing any of the major penalty। अगर कोई disciplinary authority है जिसके पास पावर है कि वो सिर्फ और सिर्फ माइनर पेनल्टी लगा सकती है, तो क्या वो मेजर पेनल्टी भी लगा सकती है, ये स्टेटमेंट है। सेकेंड, अ disciplinary authority competent to impose any of the major penalty may institute disciplinary proceeding for imposing of any of the minor penalty। वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जिसके पास पावर है कि मेजर पेनल्टी इंपोज कर सकती है, तो वो माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है। थर्ड, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी सस्पेंडेड व्हेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ एनी ऑफ मेजर पेनल्टी आर इंस्टीट्यूटेड। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है अगर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसकी होने वाली है और उसके तहत लगता है कि मेजर पेनल्टी लगाई जाएगी। सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि एम्प्लॉय जब भी हमारा है यहाँ पर वो क्या कर सकता है, यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी ऑफ द मेजर पेनल्टी, वो क्या कर सकता है, मेजर पेनल्टी लगा सकता है। सेकंड में मेजर वाला माइनर लगा सकता है। एंड थर्ड में जो है जब भी लगेगा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में एम्प्लॉय को मेजर पेनल्टी दी जा सकती है तो हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर देंगे। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन ये हमारा एनयूएस वाइस प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। पहला कहता है कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास माइनर की पावर है तो वो मेजर भी लगा सकती है। सेकंड कहता है अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास मेजर पेनल्टी की पावर है तो वो माइनर पेनल्टी लगा सकती है। एंड थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एम्प्लॉय की अगर मेजर पेनल्टी लगने वाली है तो ऐसे केस में हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दे देते हैं। सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड और ऑल आर द ट्रू। सो जो माइनर लगा सकता है वो मेजर नहीं लगा सकता, मेजर वाला माइनर लगा सकता है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है कि माइनर वाला मेजर नहीं लगा सकता है। सेकंड क्या है कि जिसको मेजर की पावर है वो माइनर लगा सकता है, ऑब्वियसली करेक्ट है सेकंड। थर्ड हमारा स्टेटमेंट कहता है अगर मेजर पेनल्टी लगनी होगी तो हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर देंगे, ये भी हमारा करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन से केस में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको हम मान लेंगे कि एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है, यानी कि डीम्ड सस्पेंशन का केस है। डीम्ड सस्पेंशन के बारे में क्वेश्चन है और इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। अगेन एनवेस वाइस प्रिंसिपल 2022 से ये क्वेश्चन लिया गया है। सो पहला स्टेटमेंट है विद इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन इफ डिटेन्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। अगर किसी एम्प्लॉय को 48 आवर्स के लिए अगर हम डिटेन करते हैं तो एम्प्लॉय को हम मानते हैं कि वो सस्पेंशन पर है। सेकंड, विद इफेक्टिव फ्रॉम कन्विक्शन इफ इज सेंटेंस टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स। अगर एम्प्लॉय जो है आरोपी पाया जाता है तो उसके हिरासत में लिए जाने के, जेल में जाने के 48 आवर्स के बाद हम एम्प्लॉय को मान लेते हैं वो सस्पेंशन पर है। थर्ड, व्हेन ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल imposed is set aside in appeal and the case is remitted for further inquiry। थर्ड है जब भी एम्प्लॉय पर कोई पेनल्टी लगती है वो डिसमिसल है, डिसमिसल पेनल्टी लगाई गई है और उसके केस में जो है अपील एम्प्लॉय ने की है वो अभी सेट असाइड है और एम्प्लॉय का जो केस है वो फर्दर इंक्वायरी के लिए रेमिट कर दिया गया है, तो हम मान सकते हैं एम्प्लॉय डीम्ड सस्पेंशन है। Fourth, when a penalty of dismissal imposed is set aside by an order of court of law and disciplinary authority decide to hold further inquiry। या फिर फोर्थ केस जहां पर एम्प्लॉय पर डिसमिसल पेनल्टी इंपोज की गई है, सेट असाइड है बाय द कोर्ट ऑर्डर और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोबारा फर्दर इंक्वायरी करती है। सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
वो आपको बताना है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द डीम्ड सस्पेंशन का केस है. सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो डीम सस्पेंशन के केस में हमने एक केस तो आराम से याद रखना है, 48 आवर्स के बाद हिरासत में लिए जाने के बाद हम उसको सस्पेंशन ऑर्डर मानते हैं. तो ये वाला तो आपको हमेशा याद रखना ही रखना है. ठीक है. सो आपको बताना था कौन सा ट्रू नहीं है. तो जब एम्प्लॉय के खिलाफ हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो एम्प्लॉय ऑब्वियसली हम उसको सस्पेंशन पर रखेंगे. 48 आवर्स में डिटेंशन के बाद या 48 आवर्स में इम्प्रिजनमेंट के बाद ऑब्वियसली एम्प्लॉय जो है हमारा सस्पेंशन पर होता है. किस केस में नहीं होगा? जब उसकी अपील नहीं मानी गई है और उसको इंक्वायरी नहीं करनी है हमें आगे, जो एम्प्लॉय को पेनल्टी मिली वही पेनल्टी रहेगी. तो वहां पर हम सस्पेंशन ऑर्डर नहीं देंगे, एम्प्लॉय ऑलरेडी पेनल्टी पर है. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनवीएस प्रिंसिपल से ही लिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन इट बिकम्स मैंडेटरी टू होल्ड एन इंक्वायरी एज पर प्रोसीजर इन रूल 14 ऑफ CCS रूल इवन व्हेन इट इज प्रपोज टू इशू माइनर पेनल्टी. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है. जबकि कोई भी इंक्वायरी को होल्ड करना मैंडेटरी है एज पर द प्रोसीजर की इंक्वायरी होगी, चाहे एम्प्लॉय इट इज प्रपोज टू इशू माइनर इंक्वायरी. तो जब एम्प्लॉय पर माइनर पेनल्टी भी लगी है तो भी रूल नंबर 14 के तहत आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है. फर्स्ट, वेयर withholdings of increment affects the pension of the government servant, जहां पर एम्प्लॉय के इंक्रीमेंट को होल्ड कर रहे हैं हम और जो एम्प्लॉय की पेंशन को अफेक्ट कर रही है, क्या ये माइनर पेनल्टी है. सेकंड, व्हेन इंक्रीमेंट्स आर टू बी विदहेल्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स, जहां पर एम्प्लॉय का जो पीरियड है इंक्रीमेंट का वो 3 साल से ज्यादा है होल्ड करने का. या थर्ड, वेयर इंक्रीमेंट्स आर टू बी विदहेल्ड विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जब हमारा इंक्रीमेंट क्यूमुलेटिव इफेक्ट के थ्रू होल्ड है. या फोर्थ, वेयर द डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय मेक्स अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, जब एम्प्लॉय ने कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की है उसके तहत. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है जहां पर इंक्वायरी को होल्ड करना जरूरी है एज पर द रूल 14 जो है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, जहां पर चाहे माइनर पेनल्टी भी इशू हो लेकिन इंक्वायरी को होल्ड करना जरूरी है. किस केस में? तो जब भी हमारी मेजर पेनल्टी है उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 311 के तहत प्रोटेक्शन है, यानी कि बिना इंक्वायरी के मेजर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती. सेकेंड, एम्प्लॉय को अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया जाना जरूरी है. तो ये यहाँ पर मैंडेटरी है. तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि एम्प्लॉय की पेंशन पर इफेक्ट है यानी कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, तो हाँ उसके लिए हमें मेजर पेनल्टी अगर हम लगा रहे हैं तो हमें इंक्वायरी करनी जरूरी है. सेकंड, वेयर इंक्रीमेंट्स आर टू बी विदहेल्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स, अगर आप 3 साल से ज्यादा किसी का कोई भी बेनिफिट होल्ड करते हो दैट इज अगेन अ मेजर पेनल्टी. यहाँ पर भी जरूरी है कि हम एम्प्लॉय के खिलाफ जो है क्या करें, इंक्वायरी करें, उसके बाद ही हम पेनल्टी लगा सकते हैं. थर्ड, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीमेंट क्यूमुलेटिव है तो मेजर पेनल्टी है, वहां पर भी इंक्वायरी जरूरी है. सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा किस में है? फोर्थ ऑप्शन में है. सो राइट ऑप्शन इज फोर्थ हियर. नेक्स्ट अगेन हमारा एनवीएस प्रिंसिपल 2022 से है. व्हाट इज द परमिसिबल पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकोमोडेशन फॉर एन अलॉटी आफ्टर हिज कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर CCA रूल. आपका क्वेश्चन क्या है कि कौन सा परमिसिबल पीरियड है बेसिकली रिटेंशन का जब भी एम्प्लॉय हमारा कंपल्सरी रिटायरमेंट हम देते हैं. CCS में मेजर पेनल्टी में कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता है. तो अगर हमने एम्प्लॉय को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया है तो कितने टाइम के बाद तक एम्प्लॉय अपना accommodation रिटेन रख सकता है? 1 month ऑन द नॉर्मल फीस, 2 months ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी, 3 months ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी या फिर 6 month ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? जब एम्प्लॉय को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया है तो कितने टाइम तक एम्प्लॉय अकोमोडेशन को रिटेन रख सकता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो एम्प्लॉय जो है हमारा अकोमोडेशन के रूल में हम पढ़ते हैं, इसको FRSR में पढ़ते हैं, CCS में पढ़ते हैं. एम्प्लॉय जब भी हमारा ये CCS कंडक्ट रूल्स में भी हम इसको पढ़ते हैं कि जब भी एम्प्लॉय रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो 1 महीने के लिए ही एम्प्लॉय को अकोमोडेशन रिटेन करने के लिए मिलता है ऑन द नॉर्मल लाइसेंस फी. सो 1 month ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी इज द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनवीएस प्रिंसिपल 2022 से, व्हाट इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। कौन से केस में हम एम्प्लॉय का जो भी ड्यूरेशन है सस्पेंशन का उसको एज ऑन ड्यूटी कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, व्हेन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन नो चार्जशीट इज इशू, एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है लेकिन कोई चार्जशीट नहीं दी गई है। सेकेंड, व्हेन द प्रोसीडिंग रिजल्ट्स इनटू एक्सोनरेटेड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, जहां पर एम्प्लॉय के खिलाफ जो भी रिजल्ट जो भी प्रोसीडिंग हुई है उसके खिलाफ एम्प्लॉय एक्सोनरेट पाया गया है। व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज बिफोर कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, जब एम्प्लॉय की प्रोसीडिंग खत्म होने से पहले ही एम्प्लॉय की डेथ हो गई, बिफोर कंक्लूजन है, सो एम्प्लॉय की प्रोसीडिंग खत्म होने से पहले डेथ हो गई है। फोर्थ, व्हेन ए माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड आफ्टर प्रोसीडिंग, या फिर एम्प्लॉय के खिलाफ माइनर पेनल्टी इम्पोज की गई है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सस्पेंशन पीरियड को कब आप ड्यूटी कंसिडर करेंगे ये आपको यहां पर बताना है। विच इज करेक्ट? सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जब एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चार्जशीट इशू नहीं की है आपने, या फिर एम्प्लॉय एक्सोनरेट पाया गया है प्रोसीडिंग के बाद, या एम्प्लॉय की प्रोसीडिंग होने से पहले एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, या फिर जो भी पेनल्टी इंपोज की गई है वो माइनर पेनल्टी है। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सस्पेंशन के रिगार्डिंग करेक्ट है? तो चारों ही केस में एम्प्लॉय के लिए सस्पेंशन को एज ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पहले में इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट नहीं दी गई, तो चार्जशीट नहीं दी गई तो एम्प्लॉय को आप सस्पेंशन पे नहीं रख रहे। सेकेंड में एम्प्लॉय आरोपी नहीं है। थर्ड में एम्प्लॉय की डेथ हो गई है इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही। और फोर्थ हमारा जो है एम्प्लॉय को आपने माइनर पेनल्टी दी है। सो ऑल आर दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा अगेन एनवीएस प्रिंसिपल से ही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डरिंग ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन ऑर्डर के केस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपको बताना है। इट कैन बी डन बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो सस्पेंशन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दे सकती है। सेकेंड, इट कैन बी डन बाय सुपरवाइजरी ऑफिसर, सुपरवाइजरी ऑफिसर दे सकता है। थर्ड, इट कैन बी डन बाय द एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी सस्पेंशन ऑर्डर दे सकती है। या फिर फोर्थ, इट कैन बी डन बाय एनी अथॉरिटी हु इज एम्पावर टू डू सो, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको पावर दी गई है सस्पेंशन देने की, वो सस्पेंशन दे सकता है। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगेन हमारा क्वेश्चन एनवीएस प्रिंसिपल से ही है, आपको बताना है सस्पेंशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। जब भी सस्पेंशन ऑर्डर देना है तो कौन दे सकता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सुपरवाइजरी अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको पावर दी गई है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑब्वियसली सस्पेंशन ऑर्डर दे सकती है जब इंक्वायरी शुरू करनी है। एपिलेट अथॉरिटी के पास अगर अपील की गई है और इंक्वायरी होल्ड करने का जो है ऑर्डर दिया जाता है तो सस्पेंशन दिया जा सकता है। या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा पावर है कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है कि वो अथॉरिटी यहाँ पर क्या कर सकती है, सस्पेंशन ऑर्डर दे सकती है, तो ऑब्वियसली वो अथॉरिटी दे सकती है। सो कौन नहीं दे सकता? सुपरवाइजरी ऑफिसर नहीं दे सकता। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सस्पेंशन के केस में करेक्ट नहीं है, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगेन एनवीएस प्रिंसिपल से है, subject to the agreement by the lending authority which of the following can be done by the borrowing authority। आपका क्वेश्चन क्या है? आपको ये बताना है कि जो भी lending authority है उसके केस में जो है हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, जो कौन सी चीजें हैं जो borrowing authority कर सकती है। अगर कोई एम्प्लॉय ए है और वो बी के पास गया है, बी इज द आवर बोरोविंग अथॉरिटी जिसने कि एम्प्लॉय को उधार लिया है, ए इज द लेंडिंग अथॉरिटी जिसने एम्प्लॉय को उधार दिया है, तो बोरोविंग अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सस्पेंशन, बोरोविंग अथॉरिटी सस्पेंशन ऑर्डर दे सकती है एम्प्लॉय को। सेकंड, इंपोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टी, या फिर ये जो अथॉरिटी है वो माइनर पेनल्टी लगा सकती है। थर्ड, इंपोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी, या फिर बोरोविंग अथॉरिटी मेजर पेनल्टी दे सकती है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको ये बताना है बोरोविंग अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर है, सस्पेंशन, माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी।
ऑप्शन फर्स्ट है ओनली फर्स्ट, सेकंड है फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड है ऑल द थ्री एंड फोर्थ है नन ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, नन ऑफ द अबव बेसिकली. सो विच इज करेक्ट? यू कैन कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. तो पहला ऑप्शन क्या है? सस्पेंशन. तो यस, बोरोइंग अथॉरिटी के पास पावर है, वो आपको सस्पेंशन ऑर्डर दे सकती है, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्म करेगी लैंडिंग अथॉरिटी को. सेकंड इज द माइनर पेनल्टी. माइनर पेनल्टी भी दी जा सकती है बोरोइंग अथॉरिटी द्वारा, लेकिन वो इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे लैंडिंग अथॉरिटी को. क्या नहीं किया जा सकता? मेजर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, उसके लिए जो है लैंडिंग अथॉरिटी में पूरा प्रोसीजर होगा, उसके बाद लगाई जाएगी. तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट है. सो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट अगेन हमारा एनवेस प्रिंसिपल से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. If some blame attaches to the delinquent officer, the minimum statutory penalty of censure should be imposed and it would not suffice to issue a warning to him. अगर कोई एम्प्लॉय आरोपी पाया जाता है, आप बोलते हो कि एम्प्लॉय आरोपी है, तो आप उसकी इंक्वायरी को जो है खत्म नहीं कर सकते, उसको बेगुनाह सिर्फ ऐसे कि नहीं कोई इशू वार्निंग दे दी, ऐसा नहीं हो सकता. अगर एम्प्लॉय आरोपी है तो कम से कम वो एम्प्लॉय को सेंश्योर देना जरूरी है. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है. सेकेंड, मोर देन वन स्टेट्यूटरी पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल मिसकंडक्ट. अगर कोई सिंगल मिसकंडक्ट है उसके लिए आप एक से ज्यादा पेनल्टी दे सकते हो. थर्ड है हमारा रिटायरमेंट अंडर FR 56J इज नॉट ए पेनल्टी, ऑल्दो इन दिस केस आल्सो द गवर्नमेंट सर्वेंट इज वर्चुअली कंपल्सरी रिटायर्ड. तो इस केस में 56J में जहां पर एम्प्लॉय VRS लेता है या अथॉरिटी उसको जो है फोर्स रिटायरमेंट देती है, तो ऐसे केस में वो इसकी पेनल्टी नहीं है. सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है. पहला कि अगर एम्प्लॉय आरोपी पाया गया तो उसको हम सेंश्योर देंगे ही देंगे, वार्निंग नहीं देंगे. सेकंड, किसी सिंगल मिसकंडक्ट के लिए एक से ज्यादा पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, ये कहता है. थर्ड कहता है कि जो रिटायरमेंट है FR 56J के तहत, उसमें एम्प्लॉय जो है हमारा वो वर्चुअली कंपल्सरी रिटायरी है, बट एम्प्लॉय की जो है पेनल्टी कंसिडर नहीं की जाती. ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, एंड डी है आपका ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि एम्प्लॉय के खिलाफ अगर कोई भी आप इंक्वायरी कर रहे हो तो जरूरी है कि आप उसको सेंश्योर दो ही दो. ठीक है, अगर आपने एम्प्लॉय को आरोपी घोषित किया है तो आप उसको कम से कम सेंश्योर दो. या तो एम्प्लॉय बिल्कुल बेगुनाह होगा या फिर अगर दोषी है तो कम से कम सेंश्योर दी जाएगी, वार्निंग देकर हम नहीं छोड़ सकते. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड हमारा स्टेटमेंट कहता है कि जो है एम्प्लॉय जो है हमारा सिंगल मिसकंडक्ट पे एक से ज्यादा जो है स्टैट्यूटरी पेनल्टी दी जा सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, इसमें बताना मैं कौन सा करेक्ट नहीं है. तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर करेक्ट है कि एम्प्लॉय को जो है एक से ज्यादा पेनल्टी जो है बेसिकली क्या दी जाएंगी, वो नहीं दी जाएंगी. नोट करेक्ट है, राइट. ठीक है, ये वाला करेक्ट नहीं है. एंड थर्ड है हमारा रिटायरमेंट अंडर FR 56J इज नॉट ए पेनल्टी. तो ये वाली हमारी पेनल्टी नहीं है, राइट. तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट है हमारा सेम क्वेश्चन है, उसी के रिगार्डिंग यही सेम क्वेश्चन एक स्टेटमेंट को हटा के EMRS में पूछा गया था. सो EMRS में काफी सारे क्वेश्चंस थे जो KVS और NVS की एज इट इज आपको कॉपी मिल जाएंगी. तो ये आपका एज इट इज कॉपी है, जो कि दो स्टेटमेंट है उसको EMRS प्रिंसिपल में थर्ड स्टेटमेंट को हटा के पूछ लिया गया. नेक्स्ट हमारा है अगेन EMRS प्रिंसिपल का. ये क्वेश्चन अगेन हमने डिस्कस किया था KVS प्रिंसिपल में, वहां पर भी हमारा सेम क्वेश्चन था, इसको हम स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारा EMRS प्रिंसिपल से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है. An officer under suspension can write apart of his subordinates only within 1 month from the date of suspension. अगर कोई भी ऑफिशियल जो है एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है और वो अगर अपार्ट लिखना चाहता है तो वो सस्पेंशन के 1 मंथ के अंदर अपने अपार्ट लिख सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए. सेकंड, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ ऑफ सस्पेंशन अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस इज इक्वल टू द हाफ पे लीव सैलरी. और जब एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है पहले 3 महीने तो अमाउंट जो उसको मिलती है सब्सिस्टेंस अलाउंस की वो उसको HPL के इक्वल मिलती है. आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. तो पहला भी हमारा करेक्ट है कि अपार 1 मंथ के अंदर लिखी जा सकती है, और सेकंड भी हमारा करेक्ट है कि पहले 3 महीने एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी वो HPL के अकॉर्डिंग मिलेगी. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है.
ऑप्शन ए, a disciplinary authority empowered to impose only minor penalty can also impose major penalty. अगेन ये क्वेश्चन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एनवीएस का क्वेश्चन था कि जो माइनर पेनल्टी इंपोज कर रहा है वो मेजर पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा गलत है। मेजर वाला माइनर कर सकता है बट माइनर वाला मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक, ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो नोट करेक्ट के अकॉर्डिंग हाँ ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड, इन एवरी केस वेयर द चार्ज ऑफ पोजेशन ऑफ असेट डिसअप्रोप्रिएट टू नॉन सोर्स ऑफ इनकम इज प्रूव्ड, पेनल्टी ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम शैल बी इम्पोज्ड। अगर किसी एम्प्लॉय के पास आय से ज्यादा संपत्ति है और उसके क्या सोर्सेज हैं वो प्रूव हो जाते हैं, तो एम्प्लॉय को हम यहाँ पर रिमूवल या डिसमिसल जो पेनल्टी है वो हम एम्प्लॉय को इम्पोज कर सकते हैं। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट और ओनली सेकंड। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एम्पावर टू इम्पोज ओनली मेजर पेनल्टी कैन इंस्टीट्यूट मेजर पेनल्टी प्रोसीड अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ये माइनर वाली मेजर दे सकती है, तो नहीं, माइनर वाली मेजर नहीं दे सकती है, राइट। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एम्पावर टू इम्पोज ओनली माइनर पेनल्टी कैन इंस्टीट्यूट मेजर पेनल्टी, तो माइनर वाली मेजर दे सकती है, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, नॉट करेक्ट है, राइट। सेकंड हमारा केस है कि अगर एम्प्लॉय के जो आय से ज्यादा संपत्ति है और वो सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं तो एम्प्लॉय को हम डिसमिस और रिमूव कर सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉय ने प्रूव कर दिया है कि उसकी जो आय से ज्यादा संपत्ति और उसके सोर्सेज क्या है सारे वेल नोन है, तो हम एम्प्लॉय को डिसमिस या पेनल्टी नहीं देंगे। हम कब देते हैं? जब आय से ज्यादा संपत्ति है और हमें लगता है कि एम्प्लॉय ने रिश्वत ली है, इस तरीके का कोई केस है जहां पर वो सोर्सेज को प्रूव नहीं कर पाता, तो हम देते हैं। सो एम्प्लॉय के दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी नोट करें। सो बोथ आर द, हमारी यहाँ पर क्या, बोथ आर द इनकरेक्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं या आप हमारी टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर टैब पर जाएंगे और जो भी आपका एग्जाम है, केवीएस प्रिंसिपल, एनवीएस प्रिंसिपल या लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, जो भी आपको चाहिए आप स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके पास होम पर ही फीचर्ड कोर्स दिखाई देता है जहां पर कि आपके पास न्यूली लॉन्च कोर्सेज की आपको डिटेल मिल जाती है। तो वहां से भी आप कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी कोर्स आपको परचेज करना है, गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे। गेट दिस कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, और अगर आपके पास आईफोन है तो सीधा आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं, आपको कोर्स का एक्सेस इंस्टेंटली मिल जाता है। और अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे, यूर लर्निंग ऐप के थ्रू आपके पास मैसेज आएगा जिसमें आपका कोर्स और पेमेंट का लिंक आपके पास होगा। इस ब्लू वाले पेमेंट के लिंक को आप क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। रेजर पे के थ्रू पेमेंट होती है, कंप्लीटली सिक्योर है, आप जैसे ही पे करेंगे आपको इंस्टेंटली कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि केवीएस और एनवीएस और यूपीएससी जितने भी हमारे एग्जाम थे उसके तहत हमने क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर एक हम रफली आइडिया देखें कि अगर हम सीसीएस सीसीए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन हमारे अप्रोक्सीमेट पूछे गए हैं, तो जैसे यहाँ पर बात करते हैं केवीएस एलडीसी 1 2 3 4 5, ये भी हमारा 6, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपके आए हैं केवीएस एलडीसी में। एक बार हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो केवीएस एलडीसीई जो सिर्फ 2022 का है उससे आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीसीएस सीसीए को लेकर। यूपीएससी की बात करें तो एक हमारा यूपीएससी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है हमारा ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यूपीएससी प्रिंसिपल में कम थे क्योंकि उस टाइम पर एनईपी और वो सब ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि यूपीएससी में एग्जाम में जो भी पोर्शन है वो कोई मार्क्स के स्पेसिफिक नहीं है कि एडमिन फाइनेंस से इतने आएंगे। उस टाइम पर साइकोलॉजी ज़्यादा ओवर पावर था यूपीएससी में। नेक्स्ट हमारा एनवीएस वाइस प्रिंसिपल 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं एनवीएस वाइस प्रिंसिपल से। उसके बाद अगर हम एनवीएस प्रिंसिपल की बात करें, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपके एनवेस प्रिंसिपल से पूछे गए हैं। उसके बाद है हमारा ईएमआरएस। अगर ईएमआरएस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ईएमआरएस प्रिंसिपल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, अगर हम सिर्फ सीसीएस सीसीए टॉपिक्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, और 4 क्वेश्चन आपके आए हैं ईएमआरएस प्रिंसिपल में, जो कि एक तरीके से रेप्लिका भी है केवीएस और एनवीएस की। तो अगर आप देख पाएं तो आपके जो क्वेश्चंस है वो 5 से 7 क्वेश्चन का एवरेज रहता है अगर आप सीसीए सीसीए को लेकर चल रहे हैं। किसी किसी एग्जाम में आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर को आप सर्च करेंगे, अदरवाइज मिनिमम 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आपके हमेशा सीसीए सीसीए से मिलते हैं। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है सीसीए सीसीए में जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। अगर आप केवीएस या किसी भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो सीसीए सीसीए में आपको किस पोर्शन पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप किसी भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं जो कि सेंट्रल लेवल है, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, एमआरएस या इवन द यूकेपीएससी प्रिंसिपल, तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लिखेंगे अपना नाम, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम, और हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8447410108 पर। इसी नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स या फिर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। आप हमारे साथ फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास नोट्स हैं जो कि कंप्लीटली सिलेबस को आपको कवर करते हैं। 10 से 12 बुक का सेट है और सारा का सारा पोर्शन आपका इसमें कवर किया जाता है। और ऐप अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी हमारी ऐप। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए अगर आप सीसीए सीसीए रूल्स की तैयारी कर रहे हैं, सीसीए सीसीए टॉपिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से पोर्शन से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीसीए सीसीए रूल्स में आपके पहले जो 2-3 रूल हैं, सबसे पहले आपका रूल नंबर 1 आ जाता है जहां पर है आपकी डेफिनेशन, जो बेसिकली फुल फॉर्म और कब ये हमारे लागू हुए थे, कमेंसमेंट डेट है। ये दोनों ही डेट आपको याद रखने हैं, कमेंसमेंट डेट क्या है और जो है सीसीए सीसीए रूल की फुल फॉर्म क्या है। दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। सेकेंड जो है हमारा है, और जो थर्ड रूल है, इन दोनों में क्या है, इंटरप्रिटेशन है, यानी कि डेफिनेशन से आपके पास हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सीसीए सीसीए की। आपको समझना होगा कि कौन सी ऑथोरिटी क्या काम करती है, क्या उसका रोल है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एंड किस पर अप्लाई होता है और किस पर अप्लाई नहीं होता है उसके बारे में, अप्लाई और नॉट अप्लाई, तो ये आपको कवर करना है। उसके बाद अगर हम बात करें 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसमें से आपको क्या याद रखना है, क्लासिफिकेशन याद रखना है जो कि 4 और 5 है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज क्या है, कितने में आपने सर्विसेज को क्लासीफाई किया है और कितने ग्रुप्स में हमारी पोस्ट डिवाइडेड है, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपके 9 रूल तक आपका ये पोर्शन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। इवन नंबर ऑफ पेनल्टीज कितनी है वो उस तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आपको हर एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन क्या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको ऑप्शंस देके। इवन द सस्पेंशन है वो कितने टाइम के लिए होता है, कितने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन कितनी हो सकती है, एक टाइम पर आप सस्पेंशन को कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन के दौरान एम्प्लॉय को सब्सिस्टेंस जो अलाउंस दिया जाएगा वो कितना होगा, आफ्टर 3 मंथ्स रिव्यू करेंगे तो वो हम किस बेस पर देते हैं। सस्पेंशन पे दौरान जो सब्सिस्टेंस अलाउंस देते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी से क्या क्या पार्ट डिडक्शन होगा, क्या नहीं डिडक्शन होगा, जब एम्प्लॉय सस्पेंशन पर है तो उसको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है रूल नंबर 10 में, तो पूरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 11 जो है पेनल्टी। तो पेनल्टी में 2 तरीके की पेनल्टी है, माइनर मेजर, कौन पेनल्टी दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, बोरोविंग अथॉरिटी के पास क्या पावर है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो ये आपको डिस्कस करना है, ये आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो हमारे पास है रूल नंबर 14, 15, 16, ठीक है। रूल नंबर 14 इज द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग
मेजर पेनल्टी। सो मेजर पेनल्टी किस तरीके से लगाई जाती है, पूरा फ्लो चार्ट है जो कि मैंने अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जो हमने प्रीवियस टाइम पर जो 2022 में एग्जाम हुए थे उसमें क्रैश कोर्स हुए थे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे मिला तो मैं एक बार फिर से आपको एडिट करके वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो मेजर पेनल्टी को इम्पोज करने का क्या प्रोसीजर है, फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझेंगे, आसान से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। N16 है हमारा माइनर पेनल्टी के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप फ्लो चार्ट रिवाइज कर सकते हैं। साथ साथ जो हमारा टाइमलाइंस है यहाँ पर जो दी गई है कि रिप्रेजेंटेशन कितने दिन में देते हैं, एडवाइस कितने दिन में ली जा सकती है, एम्प्लॉय कितने दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, इंस्पेक्शन कितने दिन में होता है, इंक्वायरी कितने दिन में खत्म होती है, कितने दिन में जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है सस्पेंशन ऑर्डर दे सकती है, कितने दिन में इंक्वायरी अथॉरिटी जो है अपना ऑर्डर देगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके टाइमलाइन में आ जाते हैं। तो अगेन ये भी हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद सीधा हम आ जाते हैं हमारी एपीलेट अथॉरिटी पर। सो एपीलेट अथॉरिटी क्या है, कि क्या कौन सी होती है, कौन कौन अपील कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने दिन के अंदर अपील की जा सकती है, किस चीज़ के लिए अपील की जा सकती है, किस चीज़ के लिए अपील नहीं की जा सकती है, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो ये हमारा पूरा हो जाता है CCA रूल, जहाँ पर आपको कौन कौन से रूल्स हैं जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करने हैं। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया है वो है हमारा CCA रूल। तो इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया हम दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अलाउंस और लीव। आई होप आपने वो सीरीज भी देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप उसको भी जाके जरूर देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और साथ में लास्ट में मैंने स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की है कि किस किस तरीके के चीज़ों पर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस सीरीज में हम एडमिन एंड फाइनेंस के सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स एंड द स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड, चाहे वो KVS हो, NVS हो, EMRS हो, UPSC हो। और अगर आप हमारे नए बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है टीचर्स डे वाले दिन, यानी कि 5 सितंबर को हम अपना नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा। और अगर आप 5 सितंबर से पहले इसको परचेज करते हैं तो आपको इसके साथ हार्ड कॉपी नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आप स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल जान सकते हैं। कोर्स परचेज अगर आप करना चाहते हैं तो ऐप है स्टडी पोर्टल अकेडमी, वो आपको डाउनलोड करनी होगी, वहां पर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।